हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम विद्यार्थियों आज की क्लास के अंदर हम कर्म कारक का अध्ययन करेंगे कि कर्म कारक में क्या क्या होता है, कर्म किसे कहते हैं, यानी कर्तु इप्सित तमम कर्म। ये कर्म कारक का संज्ञा सूत्र है कि कर्म किसे कहते हैं। कर्तु, इस सूत्र के अंदर तीन पद है। कर्तु इप्सित तमम, कर्तुः इप्सित तमम कर्म। कर्म किसे कहेंगे? कर्तु इप्सित तमम कर्म। इप्सित तमम का अर्थ है इप्सित यानी चाहना, इप्सित का अर्थ है चाहना, तमम का अर्थ है सबसे अधिक। तमम के अंदर तमक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी तमम का अर्थ है सबसे अधिक। कर्तु, कर्तु यानी कर्ता। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता हो उसे हम कर्म कहते हैं। यानी वाक्य में कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसे हम कर्म कहते हैं। किसको चाहेगा? वाक्य के अंदर यदि व्यक्ति, वस्तु, स्थान में से कोई भी हो सकता है। और कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन आया है। कर्मणि यानी कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, कर्म दो प्रकार होता है, एक उक्त कर्म और एक अनुक्त कर्म। उक्त कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और अनुक्त कर्म के अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होना, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। उक्त कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उक्त यानी जिसके अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन निर्धारित होता है उसे हम उक्त कहते हैं। तो उक्त कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति और अनुक्त कर्म के अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? छात्र। क्रिया क्या है? पठति यानी पढ़ना। छात्र पढ़ता है। छात्र क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। छात्र अपनी पढ़ने की क्रिया के द्वारा पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है, यानी इस वाक्य में सबसे अधिक किसको चाह रहा है? पुस्तक को चाह रहा है। तो इस पुस्तक की कर्म संज्ञा होकर इसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार जैसे रामः वनम गच्छति, रामः वनम गच्छति। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। क्रिया क्या है? गम क्रिया है, गम धातु है, इसका धातु रूप है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति ऐसे चलता है। तो रामः जाता है, कहाँ जा रहा है? वन जा रहा है, यानी सबसे अधिक किसको करता चाह रहा है? वन को चाह रहा है। इसलिए वन के अंदर द्वितीया विभक्ति होकर वनम बन जाता है, यानी वन की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसका संज्ञा सूत्र है। कर्म कारक का संज्ञा सूत्र क्या है? कर्तुरिप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता, जिस वाक्य के अंदर कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता हो उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्मणि द्वितीया, यानी अनुक्त कर्म के अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी कड़ी में विद्यार्थियों अगला सूत्र आता है अधिशेषिताश्चाम कर्म। अधि, सी, स्था और आस। विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ पर अधि उपसर्ग के बाद पहले अधि उपसर्ग होगा, उसके बाद सी, स्था या आस, इन तीनों धातुओं में से कोई भी धातु आए तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करनी है।
और कर्म संज्ञा करने पर आधार के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अधि प्लस सी, सी का अर्थ है सोना, या स्था, स्था का रूप चलता है तिष्ठ, बैठना, और आस, आस का भी बैठना। ध्यान रखना कि सी, स्था और आस, इन धातुओं के आगे अगर वाक्य के अंदर अधि उपसर्ग आता है तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करनी है, और आधार की कर्म संज्ञा करके उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण संज्ञा होकर उसमें सप्तमी विभक्ति लेती है, लेकिन यहाँ पर इन धातुओं के आगे अधि उपसर्ग आने के कारण आधार की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यदि, शी, स्था, आश। धातुओं के पूर्व अधि उपसर्ग आए तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की कर्म संज्ञा होती है तथा उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यार्थियों सूत्र क्या है? अधि, शिंग, स्था, शाम, कर्म, यानी ये तीन धातुआं आएगी, या तो सी आएगी, या स्था आएगी, या आस आएगी। इन तीनों में से कोई भी एक धातु आएगी और इन धातुओं के आगे अधि उपसर्ग आएगा तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करके उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि सी, स्था, आस धातुओं के पूर्व अधि उपसर्ग हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है तथा उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रमेश शय्याम अधिष्य, रमेशः शय्याम अधिष्यति, यानी रमेश शय्या पर सोता है। और शय्याम, ध्यान रखना विद्यार्थियों, सेते यानी सी धातु आई है, सी धातु के आगे अधि उपसर्ग आया है, ध्यान इतना ही रखना है। सी धातु हो और सी धातु के आगे अधि उपसर्ग हो तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे आ गया सीता, पर्यंकम, आदि से। सीता पलंग पर सोती है, हमें सीधा वाक्य देखना, वाक्य के अंदर हमें सीधा याद
यहाँ देखना है कि सी धातु है, इन तीनों में से कोई भी एक धातु होगी और इन धातुओं के आगे अगर अधि उपसर्ग आता है तो हमें अधिकरण आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यही करना है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना। यहाँ जैसे आ गया शिक्षक, शिक्षक, आसंदिकाम, शिक्षक आसंदिकाम अधितिष्ठति, यानी शिक्षक है वो कुर्सी पर बैठता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, अधितिष्ठति अपने को यहाँ ध्यान रखना है। अधि उपसर्ग गया है और पीछे स्था धातु है, स्था धातु का रूप तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति तथा। आपको पूछा जाए कि तिष्ठति के अंदर कौन सी धातु है तो आप कौन सी धातु बताओगे? स्था धातु बताओगे। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग गया है और अधि उपसर्ग के बाद स्था धातु के आने के कारण यहाँ जो बैठने का आधार क्या है? आसंदिका है, कुर्सी है। तो आसंदिका की ये आधार है और इस आधार की कर्म संज्ञा होकर इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। केवल इतना ध्यान रखना है कि उपसर्ग पहले कौन सा है? अधि है, और धातुएं पीछे कौन कौन सी होनी चाहिए? सी हो या स्था हो या आस हो। इन तीनों में से कोई भी एक धातु हो और इसके आगे अगर अधि उपसर्ग लगा है तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे आ गया नृपः, सिंहासनम, नृपः सिंहासनम अध्यास्ते, यानी राजा सिंहासन पर बैठता है। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आया है? अधि आया है और यहाँ आस धातु है, आस्ते या यण संधि हुई, अधि धन आस्ते अध्यास्ते। तो आस धातु के आगे अधि उपसर्ग आने के कारण इसका जो आधार है, यानी नृपः राजा के बैठने का आधार क्या है? सिंहासन, ये आधार है और इस आधार की कर्म संज्ञा होकर इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। इसी तरह 3 सूत्र है, आदि सिंह साम कर्म, उपानवध्यां वश और अभिनिविष्ट। ये तीनों सूत्र सिमिलर सूत्र है, एक जैसे सूत्र है, क्योंकि इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होकर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यही ध्यान रखना है, अधि सिंह साम कर्म, यानी अधि उपसर्ग पूर्वक या सी या स्था या आस, इन 3 धातुओं में से कोई भी एक धातु हो तो हमें इसके आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति लगानी। अगला सूत्र आ रहा हमारा मोस्ट सूत्र है, इसी तरह उपानवध्यां वश। अगला सूत्र है उपानवध्यां वश कर्म, उपानवध्यां वश कर्म, उपानवध्यां वश। विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है, उप, इसके अंदर क्या क्या है? देखो, एक तो उप है, उप, फिर अनु, फिर अधि, फिर आंग। इनसे कौन धातु है? वस।
उप अनु अधि आ के साथ में वस धातु। यानी विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि वस धातु के आगे इन चारों में से कोई भी एक उपसर्ग आए तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे यदि वस धातु के आगे उप अनु आ में से कोई भी उपसर्ग आए तो आधार की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया सूत्रस्य द्वितीया विभक्ति है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, सूत्र का नाम क्या है? उपान्वध्यांग वशः कर्म। उपान्वध्यांग वशः कर्म। यदि वस धातु के आगे उप अनु अधि तथा आ में से कोई भी उपसर्ग आए तो आधार की कर्म संज्ञा होकर, विद्यार्थियों ध्यान रखना, कर्म संज्ञा किसकी होगी? आधार की कर्म संज्ञा होगी। आधार की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग आधार के अंदर होगा। जैसे आया राकेश राकेशः नगरम राकेश नगर के पास रहता है। अब विद्यार्थियों आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर वस धातु देखना, वस धातु है कि नहीं है। अगर वस धातु है तो इसके आगे उप अनु अधि और आंग इन चारों में से कोई एक उपसर्ग है या नहीं। अगर इनमें से एक उपसर्ग है, जैसे यहाँ उप आ गया, तो हमें इस आधार की कर्म संज्ञा करके इसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, चार उपसर्ग है, उप अनु अधि आंग। फिर जैसे आ गया सह सह विद्यालयम वह विद्यालय के पीछे रहता। तो यहाँ ध्यान रखना, वस धातु आई है, वस धातु के आगे अनु उपसर्ग आया है, तो अनु उपसर्ग आते ही हमें क्या करना है? आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे आ गया
कुलदीपः ग्रम कुलदीप घर में रहता है। ध्यान रखना यहाँ वस धातु आई है, वस धातु के आगे आ उपसर्ग आया है, तो हमें इसकी आधार की क्रम संज्ञा करके इसके अगर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे चौथा आ गया सीता वनम, सीता वन में रहती। केवल और केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वस धातु आई है कि नहीं आई है। वस धातु अगर आ गई है, वस धातु के आगे अधि उपसर्ग आया है, तो हमें इस आधार की कर्म संज्ञा करके इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये हमारा तीसरा सूत्र था, उपान्वध्याङ्वशः कर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। तो उप, अनु, अधि, आंग और वस। वाक्य के अंदर वस धातु दी हुई होगी और उस वस धातु के आगे उप, अनु, अधि, आंग, इनमें से कोई भी एक उपसर्ग आगे आया हुआ होगा, तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है।